नमस्कार। लाइब्रेरी गाइड थर्ड की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स का ओसाई फॉर लाइब्रेरी साइंस में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ में आप लोगों को ये चाहिए कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के, तो आप लोगों को स्मार्ट स्टडी कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने चाहिए जो पिछली बार आए हुए हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे ही आज की क्लास होने वाली है। हम लोग इंडिया जीके कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो कभी ना कभी आपको हर जगह दिख जाएंगे और आपने काफी बार उनको पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार जो है RSMSSB के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपकी जो है ऐप पर सारी चीजें अवेलेबल है, साथ में मेगा टेस्ट वगैरह सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल मिल रहे हैं। साथ में आप लोगों को बता दूं कि मेगा टेस्ट अब आपके साथ में जो है दोनों पेपर के भी स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ये दोनों के दोनों मेगा टेस्ट स्टार्ट होने वाले। वो सारे के सारे ऐप पर मिलेंगे आपको मेगा टेस्ट। ध्यान रखना इस चीज का। अब ये पूरा सिनेरियो उसमें होगा क्या, जैसे आप लोग को पता है सेकंड पेपर का आप लोग मेगा टेस्ट दे चुके हैं बहुत बार। साथ में फर्स्ट पेपर का जो मेगा टेस्ट होगा उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। साथ पहले बात करते हैं इंडिया जीके भी होगी, उसमें राजस्थान जीके भी होगी, ठीक है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी होते हैं और साथ में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है मेगा टेस्ट में मिल जाएगा। लगभग आप लोगों को बोला कि 100+ टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी चीजें वहीं पर आप लोगों को अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है। तो इस चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने अभी कोर्स नहीं खरीदा तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पीछे रह रहे होंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल है। ओनली 999 रुपीज का ये जो है कोर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे बोध गया। और बोध गया है कहां, बिहार में। अब बोध गया इसलिए बोला गया है कि भगवान बुद्ध को यहां पर एक गया नाम की जगह है, वहां पर भगवान बुद्ध को यहां पर क्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसकी वजह से यहां पर इसका नाम बोध गया रखा गया। अब एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को, यानी कि ये जो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, वो एग्जाम में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को किस पेड़ के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ में भगवान बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या और पूछा जाता है उसके बारे में बता देता हूं। इनके बचपन का नाम तो याद रखना, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम होता है, सिद्धार्थ। काफी बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध को लेकर, ठीक है, याद रखना। अब ये भी पूछा गया है कि भगवान बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, किस जाति से संबंधित थे। तो याद रखना शाक्य कुल, ठीक है, शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं, सुद्धोधन था, ठीक है। इनकी जो माँ थी, है ना, वो कह सकते हैं कि महामाया जो थी वो इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद में चल बसी। लेकिन इनका जो पालन है वो एग्जाम में पूछा गया, पालन किसने किया, तो उनका नाम था महा प्रजापति गौतमी, जिसकी वजह से इनका नाम गौतम पड़ा। तो एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि गौतम नाम इनके किसके नाम पे पड़ा, तो है प्रजापति गौतमी। ये दाई मां थी, यानी कि पालन करने वाली मां थी, ठीक है, याद रखना। और साथ में यह भी पूछा गया है कि सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा। उनके बेटे का नाम क्या था, ये बहुत बार पूछा है, राहुल था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके जो प्रिय शिष्य था उनका नाम क्या था, तो उसका नाम था आनंद। आनंद, ठीक है, ये याद रखेंगे इनके बारे में। तो बोध गया कहां है, बिहार में। नेक्स्ट क्या है, आर्य समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना स्वामी दयानंद स्वामी ने की थी, है ना। और कब की गई थी, तो उसके बारे में बता देता हूं। तारीख आती है 10 अप्रैल 1875 को, 1875 में इसमें हुई थी। और कहां हुई थी, बंबई, उस समय बंबई बोला जाता था, वहां पर इसकी स्थापना होती है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज बनती है कि जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बनती है, वो आता है सत्यार्थ प्रकाश। क्या आता है, सत्यार्थ प्रकाश एक बुक थी, ठीक है। आर्य समाज का अभी भी जो है मूल ग्रंथ है, ध्यान रखना, सत्यार्थ प्रकाश नाम से। अब स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं, उनको आर्य समाज की जो है स्थापना करने की जो प्रेरणा है वो देते हैं, एक संत होते हैं मथुरा के, जिनका नाम होता है विरजानंद जी,
ठीक है, उन्होंने कहने के बाद में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो बिहू की बात करें तो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, वो है असम का। बहुत बार पूछा गया है, असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसके साथ में कुछ और भी त्योहार जो होते हैं, जैसे बिहू को एक और नाम से जाना जाता है, वो है बोहम, बोहाम। ठीक है, उसके अलावा जो है असम से पूछे गए जो भी त्योहार है वो कौन कौन से हैं, जैसे माजुली है, माजुली भी बहुत बार पूछा गया है, एक बार क्लियर करते हैं वापस, माजुली, माजुली। ठीक है, ये भी पूछा गया। एक बेसगु, बेसगु, ये भी जो है त्योहार असम से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो यहां याद रखेंगे विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, ना कि बंगाल का। काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन उसके बाद में जब ये आए हैं तब से जो है भारत का गवर्नर जनरल स्टार्ट हो गया था, जिनका कार्यकाल था 1828 से लगाकर 1835 के बीच में। ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, याद रखना इनका कार्यकाल था। अब इन्होंने काम क्या क्या किया है उसके बारे में बात करेंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया होगा, तो 1800 करीबन 29 के टाइम में, जैसे कि आपको बताया था, 1829 में क्या किया था इन्होंने, सती प्रथा पे रोक लगाई थी, सती प्रथा पे रोक लगाई थी। लेकिन किसके साथ मिलकर, तो याद रखना सती प्रथा पर पूर्ण रोक लगाई थी वो थे, जैसे आप लोगों को पता है, राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय, इनका नाम सुना होगा, और इनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज का 1829 के टाइम में सती प्रथा को रोकने के लिए। साथ में 1830 के वक्त में क्या हुआ था, आप लोगों को बता दूं, ठगी, जो ठगी प्रथा थी उसके ऊपर जो है रोक लगा दी गई थी। ये सारे के सारे इसी काल में हुए थे, विलियम बेंटिंग के ही काल में हुए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट है 1835 का टाइम, जिसमें काफी बार पूछा गया है, मेकाले आयोग। मेकाले आयोग कब आया था, तो याद रखेंगे मेकाले आयोग आता है 1835 के टाइम में, 1835 के वक्त में जब ये भाई साहब निकल रहे होते हैं, उस समय ये उनके सामने जो है ये आयोग सामने आता है। क्लियर है। नेक्स्ट, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी, तो गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि काफी बार ये पूछा जाता है इनमें से कौन सी किताब गांधी जी से रिलेटेड है, तो हिंद स्वराज बहुत बार पूछा गया है। उन्होंने ये किताब लिखी थी 1909 के वक्त में। उसके अलावा इनकी कुछ और भी बुक हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। एक तो आता है मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। जब भारत आजाद हो रहा था उस वक्त की बात है, 1947 में, उस वक्त ये इन्होंने किताब लिखी थी, ये याद रखना, मेरे सपनों का भारत। साथ में इन्होंने एक और जो है किताब लिखी थी, जब सबको याद होगा, सत्य के साथ सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये भी इनकी एक किताब थी। क्लियर है, बहुत सारी चीजें यहां पे मिल गई। नेक्स्ट पेज पे क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। आईन अकबरी, आईन ए अकबरी का लेखक कौन है, तो याद रखेंगे अबुल फजल। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो अबुल फजल ध्यान रखना। ठीक है, और अबुल फजल के नाम से यह भी जाना जाता है कि इसने जो है एक संस्थान की भी स्थापना की थी, और साथ में आईन अकबरी का लेखक तो है ही, और उसमें सामने अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है, इससे रिलेट करती है। ठीक है, अकबर से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर हो जाती है, यानी कि अकबर को क्या कह सकते हैं, अकबर की जितनी भी जीवनी है वो अबुल फजल के द्वारा ही लिखी गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था, तो याद रखना भारत में स्वतंत्रता यानी कि 1947 के बाद में पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो याद रखना जो पहला बजट है वो आर के सनमुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सनमुगम सेट्टी इनका नाम है। काफी बार सनमुगम आता है, सनमुगम सेट्टी, तो दोनों एक ही नाम है, सनमुगम चेट्टी के नाम से दो हैं। ये पहला बजट आया था। ठीक है, अब आता कब है इसके बारे में बता देता हूं, तो यह आया था 26 नवंबर 1947 को ये बजट आया था। ये जो बजट था वो सिर्फ 7.5 महीने का था। ओनली कितना,
7.5 महीने के लिए ये बजट आया था, ये ध्यान रखना। यानी कि 1947 से लगा के 1948, यानी कि 15 अगस्त से लगाकर 15 अगस्त 1947 से लगाकर 31 मार्च, जैसे कि हमारे पास डेटा होते हैं उसके हिसाब से 1948 तक ये जो है 7.5 महीने का ये पहला बजट था। याद रखेंगे इस चीज का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बाद बात करते हैं, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का एक राज्य का त्योहार है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके साथ में ये बात करते हैं कि पोंगल है क्या, तो याद रखना ये फसल का त्योहार है। यानी कि जब फसल अच्छी हो जाती है या फसल बुआई बहुत अच्छे से जो है फल प्राप्त होता है, उस वक्त ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा एक और जो है पूछा जाता है वो आता है जल्लीकट्टू, ठीक है। ये जो है एक वो बैल की लड़ाई होती है, जल्लीकट्टू, जो तमिलनाडु की प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखना, ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। तो हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं? तब जब भी हड़प्पा की बात करते हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिलहाल जो है इनके ऊपर जो है क्वेश्चन बनना बहुत कम हो गया है। फिर भी इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं। तो याद रखना 2 टीले मिले हैं, एक तो पूर्व वाला, एक पश्चिम टीला, 2 अलग अलग टीले हैं। एक टीला तो राजा लोगों के रहने का है जिसमें बड़े लोग रहा करते थे, और एक दूसरी तरफ से जो पश्चिमी टीला है वहां पर छोटे लोग यानी कि काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग रहा करते थे। ये 2 अलग अलग टीले थे, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की जब भी बात करते हैं तो इसकी जो खोज होती है 1921 के वक्त में इसकी खोज होती है ना। उस समय उत्खनन करता कौन होते हैं? दयाराम सहनी। बहुत बार पूछा गया था, पहले भी एग्जाम में पूछा जाया करता था, साहनी, दयाराम साहनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत के उस समय पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे? तो याद रखना जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे उस वक्त हड़प्पा की खुदाई के टाइम में, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? तो द्रव्य की जब भी बात करें तो कौन सा होता है? टेराकोटा। इसके ऊपर ध्यान रखना, टेराकोटा। अभी टेराकोटा होता क्या है? तो ये जो टेराकोटा होता है वो पक्की मिट्टी से जो है बनाया हुआ एक चीज होता है, याद रखना। अभी जैसे अगर हम लोग राजस्थान जीके की बात करें, जब आप लोग जो थोड़ा सा पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग को और बता देता हूं कि जो टेराकोटा है वो जो है अलवर की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। इसमें कागजी टेराकोटा भी कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा फेमस है अलवर की। उसके साथ में एक सुनहरी टेराकोटा है, वो प्रसिद्ध है बीकानेर की, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो जब भी बात की जाए तो भारत की पहली महिला शासिका की वो आती है रजिया सुल्तान, है ना। रजिया सुल्तान किस वंश से? गुलाम वंश से, ठीक है। इनके जो पिता का नाम है सभी को पता है, इल्तुतमिश इनके पिता का नाम था, है ना, जो गुलाम वंश से संबंधित है, ठीक है। और गुलाम वंश की स्थापना कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ध्यान रखना, सबसे मेन कैरेक्टर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। अब आती है कि जो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, वो कब से कब तक रही थी? तो सिर्फ मात्र 4 साल, 1236 से लगाकर 1240 तक इन्होंने राज किया था। दिल्ली पर इसकी सल्तनत पे बैठे थे, याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो याद रखेंगे 1919 के वक्त में ये जलियांवाला हत्याकांड होता है अमृतसर में। जगह कौन सी है? अमृतसर, पंजाब। यहां पर हत्याकांड होती है, सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। डेट भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 13 अप्रैल 1919 के वक्त में ये हमला होता है, और सभी को पता है माइकल ओ डायर के द्वारा ये काम किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो याद रखेंगे सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें वो आती है सिंधु घाटी सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। जब भी अगर एग्जाम में अगर सिंधु घाटी सभ्यता ना हो और वहां पर हड़प्पा लिखा हो तो उसको आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है
सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? तो याद रखेंगे आद्य ऐतिहासिक युग से थी, और ये एग्जाम में पूछा गया है, आद्य ऐतिहासिक युग में थी। ठीक है, अब आद्य ऐतिहासिक युग होता क्या है, तो मैं आपको सरल भाषा में यह बता दूं कि ऐसे जो साक्ष्य मिलते हैं ना पुराने जमाने के, जिसे कह सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, तो ऐसे मिलते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य, जो लिखित होता है ना, लिखा हुआ, लिखित साक्ष्य के साथ साथ ऐसे भी साक्ष्य लिखे होते हैं जिसको हम लोग क्या कर नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, आप उसको पढ़ नहीं सकते, वो आदि ऐतिहासिक युग में आता है, ध्यान रखना। क्लियर है? इसके साथ हम लोग कांस्य युग को भी जोड़ सकते हैं। ये युग कौन सा होता है? कांस्य युग, कांस्य युग। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो स्थल आता है रोपड़, वो आता है सतलज नदी पे। याद रखना, बहुत जरूरी है ऐसी चीजें याद रखना। जिसका अभी जो हाल का नाम है ना रोपड़ का, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, अब कहते हैं रूपनगर। ठीक है, कहां है? पंजाब में। जैसे भी सतलज नदी का नाम आया तो याद रह जाएगा पंजाब में स्थित है ना। थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि जो 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, ये 100 पॉइंट फटाफट से क्लियर हो जाए, आप लोगों का टाइम खराब ना हो। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे या कब हुई थी? तो 1950 के वक्त में इसकी खोज होती है, और वो भी बी लाल के द्वारा। क्लियर है? चलिए, ये खोज करता थे। नेक्स्ट क्या है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आता है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका मगर मतलब निकाला जाए तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है मृतकों का टीला, है ना। और इसकी जो खोज होती है 1921 के टाइम में, है ना। है कहां? पाकिस्तान में, अभी हाल में वर्तमान में पाकिस्तान में है। और खोजकर्ता की बात करूं तो राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी थे इसके खोजकर्ता। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अगर सबसे बड़ा शहर नगर मोहनजोदड़ो था तो सबसे छोटा कौन सा था? तो याद रखने अलादीनो। ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन याद रखने में क्या हर्ज है? अलादीनो। ठीक है, इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, यहां पे एक और पॉइंट बन जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था, वो भी सेकंड, द्वितीय। उसका मकबरा कहां स्थित है? तो याद रखने रंगून, यानी कि यंगून में है, जो है म्यांमार में। क्या कहा जाता है अंतिम वक्त उसने वहीं बिताया था जब 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद अंग्रेजों ने इनको यहां के तख्त से हटाकर इनके सारे बेटों को मार दिया जाता है, सारे पोतों को मार दिया जाता है, और बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है रंगून। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ओके, यहां पर एक और पॉइंट क्या रहता है? अच्छा, जैसे कि आप लोग बताते हैं 1857। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 3। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो जफरनामा की बात करूं तो किस गुरु ने लिखा? तो आता है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये लिखा जाता है। याद रखना, ये जो है 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, साथ में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। याद रखना, खालसा पंथ, अगर गोविंद गुरु जी का नाम जब भी आता है तो खालसा पंथ का ये जो है स्थापना करते हैं 1699 के टाइम में। याद रखेंगे इस चीज का, है ना। वैसाखी के दिन जो है ये जो होता है ना, इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है गुरु नानक जी के ऊपर। गुरु नानक जी का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो याद रखेंगे इस चीज का, उनका जो है वो है गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। क्लियर है ना? 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, 5वें गुरु सिखों के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? बहुत बार कहा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि थी भाव चित्रात्मक। भाव का मतलब होता है आपकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो, और चित्र तो थे ही, तो इस तरह के जो वो होते हैं भाव चित्रात्मक, जिससे हम लोग क्या नहीं कर सकते,
पढ़ नहीं सकते, पढ़ना दूभर है लेकिन उनको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है ना। तो याद रखेंगे जब इसकी बात आती है तो ईरान का नेपोलियन आता है नादिर शाह, है ना। ये सबसे खूंखार व्यक्ति था, जिसने कहा जाता है कि जब उसने दिल्ली पर हमला किया तो बहुत खून खराबा किया था, है ना, याद रखेंगे। अब यहां पर आता है कि जो नादिर शाह था उसने हमला करता है भारत पर, एक युद्ध होता है करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध, ठीक है। किसके बीच में होता है, एक तरफ तो होता है नादिर शाह, दूसरी तरफ होता है मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह का जो नाम आता है वो आता है मोहम्मद शाह। क्या नाम था, मोहम्मद शाह, लिख लेता हूं, मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह के बीच में होती है 1739 के वक्त में, 1739 के वक्त में करनाल का युद्ध होता है, जिसमें तो आराम से जो है मुगल बादशाह हार जाता है और साथ में ये युद्ध जीत जाता है नादिर शाह। उसके बाद में बहुत लूट कर लेके जाता है यहां से बहुत सारा सामान। चले ठीक है, नेक्स्ट आता है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो याद रखेंगे अवध के जितने भी शासक हैं उनको नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ है गुप्त काल, यानी गुप्त एम्पायर के वक्त में माना जाता है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें यहां पर समझने के लिए है। अगर मैं गुप्त काल की बात करूं तो यह भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग। अब यह युग आता कब है, तो याद रखेंगे कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है। तो अगर 240 ईस्वी लिखा हुआ हो तो वो राइट होगा, क्योंकि उस वक्त है श्री गुप्त पहले जो है जानकारी में आने वाले गुप्त सम्राट थे, ठीक है, गुप्त राजा थे। लेकिन अगर बात की जाए, अगर ये 240 वहां पर नहीं लिखा हुआ हो और 320 ईस्वी लिखा हुआ हो, ठीक है, जो चंद्रगुप्त के टाइम का है, चंद्रगुप्त के वक्त का है, तो ये राइट होगा 320 ईस्वी, ये याद रखना, ठीक है। ये काल जो है गुप्त काल जो चलता है वो याद रखेंगे 240 से लगाकर, गुप्त काल की बात कर रहा हूं, 550 ईसा के टाइम में चलता है ना। इनका शासनकाल इतने वक्त में चलता है गुप्त काल का। चलिए, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहां से मिलती है, तो याद रखना पशुपति की जो मोहर है, वो सील है, वो मिलती है मोहनजोदाड़ो में, यानी कि मोहनजोदड़ो में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, है ना। इनकी एक किताब थी हिस्टोरिका, जिसकी वजह से इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, और इन्होंने इतिहास के रिलेटेड बहुत सारा काम किया था और बहुत सारी जानकारी इनसे मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया कितने वक्त में, तो याद रखेंगे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन ये टाइम लग जाता है संविधान निर्माण का, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करूं, इसके भी कुछ पॉइंट बने तो हैं क्या, देखता हूं। संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब काफी बार ये होता है कि इसको पारित कब किया गया, तो याद रखेंगे 26 जनवरी, हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी को इसको लागू किया गया था, 1950 के वक्त में पारित किया गया था, है ना। एग्जाम में लागू किया जाए या पारित किया जाए एक ही बात है, लेकिन संविधान द्वारा इसको ग्रहण कब किया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को इसको ग्रहण किया गया था, 26 नवंबर 1949 को इसको ग्रहण किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो समानता का जो अनुच्छेद है, जो समानता का अधिकार जो देता है अनुच्छेद है, वो है 14, है ना। 14 नंबर अनुच्छेद आपको क्या कहता है कि आप लोग सब के सब क्या है, समान है, ठीक है। चलिए, आधुनिक होमोसेपियंस मानव, ठीक है, मॉडर्न होमोसेपियंस ह्यूमन का उद्भव किस काल में होता है, तो आता है उच्च पुरापाषाण युग,
है ना। और ये जो युग होता है वो युग होता है जिसमें कहा जाता है कि हम लोग हथियार देखते हैं, बहुत तेज जो औजार हैं इस वक्त के टाइम में औजार हो जाते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो मानव को विकसित रूप कह सकते हैं ना, यानी कि बंदरों से जो विकसित हो चुके हैं वो जो लोग हैं उसी वक्त का है उच्च पूर्व पाषाण युग। क्लियर है। नेक्स्ट, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ कर दिया था? तो वो आता है नवपाषाण काल के वक्त में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। क्या? आग का प्रयोग, है ना, ह्यूमन यूजिंग फायर। कब? नवपाषाण युग के टाइम में। क्लियर है। चलिए, और ये युग जो होता है लगभग कहा जाता है कि 3500 ईसा पूर्व से करीबन 1000 ईसा पूर्व तक का ये युग होता है ना। उस वक्त ये मानव ये काम किया करते थे, आग का प्रयोग वगैरह इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। दो पत्थरों के टकराव से जो है माना जाता है आग का प्रयोग हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब शुरू हुआ था? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा खाना जो उत्पाद कर सके, यानी कि खेती में काम किया जा सके और उसको बेच भी सके, कंज्यूम कर सके या इधर उधर दे सके, वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो आता है नवपाषाण काल के वक्त से स्टार्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, खजुराहो के मंदिर कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। खजुराहो का जो मंदिर आता है वो आता है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज का। मध्य प्रदेश के कोने में आता खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण वहां पे होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है सलहार के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो सलहार का जो युद्ध होता है 1672 में होता है। शिवाजी ने इनको हरा देते हैं, ये ध्यान रखेंगे, शिवाजी के द्वारा ये हार जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसे सबसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? यानी कि रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखें उनका जो नाम आता है वो आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल में होता है? तो याद रखेंगे अन्नागार का मतलब है जहां अन्न रखा जाता है। वो सबसे बड़ा जगह कहां मिलती है? वो हड़प्पा में मिलती है। लेकिन अब अगर सबसे छोटे अन्नागार की बात करूं तो आता मोहनजोदड़ो। सबसे छोटा अन्नागार कहां है? सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का वो है मोहनजोदड़ो में, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और अगर पूछा जाए लकड़ी का अनागार, लकड़ी का अनागार कहां है? तो आप उसका जवाब देंगे लोथल में। ठीक है, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था जो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग लिया गया? तो वो आता चावल। सबसे पहले प्रयोग क्या लिया गया? चावल लिया गया। किसको चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है? वो आता है ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग, ये याद रखेंगे। ताम्र पाषाण युग को क्या माना जाता है? चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे ही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओके। चलिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो आता ब्राह्मी। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि है, यही आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप था, पहले का रूप था। ये ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है शून्य की खोज। सबको पता है जीरो की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसके बारे में आता है? वो आता आर्यभट्ट के टाइम में, है ना। कहा जाता है कि भारत ने तो 628 ईस्वी के टाइम में ही जीरो की खोज कर ली थी, यानी कि गणित का सबसे अच्छा जो है वर्क कर लिया था भारत ने। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहां चलता है? अगर जल प्रबंध की बात करें तो वो सबसे पहले आता है धोलावीरा का नाम। हड़प्पा सभ्यता में कहां आता है? धोलावीरा। अब ये धोलावीरा है कहां? तो याद रखेंगे गुजरात। गुजरात। ठीक है, खोज होती है 1968 के टाइम में, धोलावीरा की खोज करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। एक, हाँ, ये एग्जाम में पूछा गया है हड़प्पा की समकालीन इनमें से कौन सी थी? तो उसमें एक आता है रंगपुर का नाम। ठीक है, रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो किसमें? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहां है? गुजरात। एक ही बात है। ठीक है, 1953 के टाइम में इनकी भी खोज हो जाती है
1953 के वक्त में कहाँ गया, ये रहा, रंगपुर की जो है खोज की जाती है 1953-54 के मध्य। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में हमेशा ये बोला जाता है, ये सिक्कों और धातुओं को अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे हड़प्पा उस समय जो है रावी के किनारे स्थित हुआ करता था, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में मैंने आपको बहुत बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो याद रखेंगे तांबा जो था वो सबसे पहले प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा। किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो आता है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा का नाम सुना है? ठीक है, नहीं सुना तो अभी सुन लेना। विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है पंचतंत्र, ठीक है, जिसको 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ये पहले के आंकड़े, अब तो नए आंकड़े मिल गए होंगे, इसका और भी अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो बहुत बार ये इंडिया लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है, वो आता है भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले आने वाला व्यक्ति था मेगास्थनीज, ठीक है। सब लोग जानते हैं सिकंदर, जब सिकंदर ने हमला किया था उस समय मेगास्थनीज साथ में था, लेकिन वो वापस चला जाता है। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में सेल्यूकस निकेटर वापस आता है हमला करने के लिए, उस समय मेगास्थनीज उसके साथ में आता, ठीक है। और यह वक्त होता है 305 ईसा पूर्व के वक्त में, ये मेगास्थनीज उनके साथ में आता है, ठीक है, याद रखना। और करीबन कहते हैं कि ये काफी टाइम पर रहता है, यानी कि वो 304 में भी आ जाता है, लेकिन दरबार में 305 में पहुंचता है ईसा पूर्व के वक्त में। और यहाँ पर दरबार में लगभग कहते हैं कि 299 ईसा पूर्व तक ये वहीं रहता है। कहां पर? चंद्रगुप्त के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, ये याद रखना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विदेश यात्री था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है 304 ईसा पूर्व से लगाकर 299 ईसा पूर्व तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज का। चलिए, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसे माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस है। तो आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज अभी जो है जिसको माना गया वो आता है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य को क्या माना जाता है? और वो माना जाता है आधुनिक मानव के पूर्वज, लेकिन क्रो-मैग्नन नहीं होता है, एक वर्ड आता है क्रो-मैग्रान। क्रो-मैग्रान, काफी किताबों में क्रो-मैग्रान भी लिखा हुआ है, याद रखेंगे। तो क्रो-मैग्रान या क्रो-मैग्नन अगर दोनों लिखा जाए तो इसमें ध्यान रखेंगे क्या होता है। और इसके जो अवशेष हैं वो मिलते हैं फ्रांस में। कहां? फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, हड़प्पा के निवासी घरों और नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का यूज करा करते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे, कहा जाता है कि उनका जो जैसे घर है, जैसे उनके नगर का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से बना है? तो याद रखना ग्रिड पद्धति के द्वारा, यानी कि क्रॉस टाइप से इस तरह से जो है बना हुआ है, ध्यान रखना, ग्रिड पद्धति के द्वारा ये बनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखेंगे सिंधु घाटी का जो मुख्य बंदरगाह जो माना जाता है वो लोथल माना जाता है ना। लोथल जो कहां पे है, जैसे कि मैंने बताया है गुजरात में, इसके बारे में बता चुका हूं, आई थिंक गुजरात। लोथल वहीं पे है क्योंकि वहां पे जो है समुद्र का किनारा लगता है, तो वहां पर ही सबसे मुख्य बंदरगाह था, है ना। इसकी खोज होती है 1954 के वक्त में, 1954 के टाइम में, ठीक है। एक होते हैं राव जी जिनका नाम होता है रंगानाथन जी, जिसके द्वारा रंगानाथ जी राव जी, ठीक है, इनके द्वारा जो है गुजरात में इसकी खोज होती है। चलिए नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था और भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ओके, देखिए इसमें दो क्वेश्चन साथ में जोड़े हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर कौन सा था? पहला यहां पर खत्म हो जाता है।
दूसरा आता है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले, यानी कि चांदी सबसे पहले प्रयोग कहां कब की जाती थी, तो याद रखेंगे हड़प्पा संस्कृति में। ये हड़प्पा शहर था सबसे पुराना, और हड़प्पा सभ्यता में ये चांदी का सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं यूज करने के, ध्यान रखें। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था, ये पहले भी आ चुका है ना। खजुराहो मंदिर का जो है निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो वो आता चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि जैसे एमपी में है, मध्य प्रदेश का, ठीक है, उस समय कहा जाता है ये जो खजुराहो है ना, ये चंदेल शासक हैं, 10वीं से लगाकर 20वीं शताब्दी के बीच में इनका शासन होता है। 10वीं 12वीं शताब्दी तक इनका जो शासन होता है, इसका निर्माण कराया जाता है, और कहा जाता है कि उसका करीबन 950 ईस्वी से लगाकर 1050 ईस्वी तक इसका निर्माण होता है, और इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, मध्य भारत का एक बहुत शानदार सा मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक किसने माना जाता है, तो मुद्रा राक्षस के जो किताब के लेखक हैं वो आता है विशाखदत्त, इनके द्वारा ये जो है किताब लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो ये तो आ चुका पहले भी, ओके कोई नहीं, तांबे का। सबसे पहले तांबे धातु का जो है हड़प्पा वासियों के द्वारा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे ज्यादा या सबसे अधिक किस राज्य में होती है, वो याद रखेंगे गुजरात में। क्योंकि जब कह सकते हैं ना 1954 में, जैसे लोथल का बारे में बता चुका हूं, तो स्वतंत्रता के बाद में 1947 के बाद में हड़प्पा युग के सबसे ज्यादा जो स्थान खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए। क्लियर, चलिए, है ना, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला आता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा कराई जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी, तो याद रखेंगे सर जॉन मार्शल। जैसे कि मैंने आपको बता चुका था ना, ये महानिदेशक थे किसके, भारतीय, लिख देता हूं एक बार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे, महानिदेशक थे, ये याद रखेंगे। और ये करीबन यहां पर रहे थे 1902 से लगाकर 1928 तक ये वहां पर रहा करते थे। 1921 की बात कर रहा हूं ये, ठीक है। उस समय ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के क्या थे, महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, है ना। इनके वक्त में ये खोज हुआ करती थी, या मतलब खोज हो चुकी थी। ओके, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है, काला पैगोडा के नाम से, है ना। कहां पर है, उड़ीसा, उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर, ठीक है। 13वीं सदी के वक्त में इसकी भी जो है निर्माण हो जाता है, काला पैगोडा यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का, है ना। उस समय जो राजा होते हैं, एक बार पूछा भी गया है, राजा का नाम होता है उस समय किसने करवाया था, तो याद रखेंगे नरसिंह देव, नरसिंह देव के द्वारा इसके जो है क्या कहते हैं स्थापना करवाई गई या इसको बनाया गया, एक ही बात है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहां मिला है, तो कालीबंगा में। ये जो सारे सवाल हैं मुझे लगता है सभ्यता से रिलेटेड है। ओके, तो कालीबंगा में, यानी कालीबंगा को क्या कहा जाता है, काली बैंगन, है ना, मतलब बैंगन के मतलब हाथ के चूड़े। तो कालीबंगा जो है जगह है, वहां पर यहां पर क्या कहते हैं खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर, नेक्स्ट अगला आता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, और इन्होंने डेट भी दे चुके हैं 2500 ईसा पूर्व से लगा के 1750 ईसा पूर्व तक इनका जो है काल माना जाता है, सभ्यता मानी जाती है, उस वक्त ये सभ्यता थी, ये माना जाती है। क्लियर, नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं, तो याद रखेंगे सुरकोटदा में इनके अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा कहां है, गुजरात, कहां है, गुजरात है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारे
जो जगह है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो जगह खोजी गई थी वो गुजरात में खोजी गई थी। तो सूरत कोटड़ा गुजरात में 1964 में इसकी खोज होती है ना। एक नाम होता है जगतपति, आई थिंक ये जगपति नाम या जगतपति कुछ नाम होता है, उन्होंने इसकी खोज की थी, जोशी नाम है, जगतपति जोशी उनका नाम था 1964 के वक्त में गुजरात का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। पहला ज्ञात गुप्त शासक आता है श्रीगुप्त, यानी कि इनकी स्थापना का वक्त माना जाता है श्रीगुप्त के काल से, 240 ईसा के वक्त से माना जाता है। ध्यान रखना है ना, गुप्त वंश की जो है स्थापना इनके द्वारा तो नहीं होती, लेकिन ये उस वक्त के राजा होते हैं। कहा जाता है आंशिक रूप से श्रीगुप्त के द्वारा स्थापना की जाती है, लेकिन रियल किसके द्वारा की जाती है? चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा की जाती है। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, याद रखना, ये गुप्त वंश का शासक था। क्लियर। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। 5वें गुरु थे, ये तो आपको पता है ना, 5वें गुरु सिखों के, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिबा नाम जिसे जाना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिबा या साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है आदि ग्रंथ, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या आता है? जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले हैं, वो आता प्रागैतिहासिक काल को बोला जाता है, जो परे है, ठीक है। आपका आविष्कार कब किया गया? ये वापस आ चुका है, कैंसिल करो इसको। पुरापाषाण युग, इसको याद हो गया होगा। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो उस वक्त क्या कर सकते बेचारे? वो कर सकते थे सिर्फ शिकार, है ना, बिजनेस तो था नहीं उस वक्त, ना पढ़े लिखे थे, है ना, उनको तो कुछ समझ में नहीं था, फिर भी याद रखेंगे शिकार उनका मुख्य काम था, या कह सकते हैं टाइम पास करने का जरिया या खाना पीने का जरिया। चलिए, पहिए का आविष्कार किस युग में होता है? तो पहिए का आविष्कार होता है नवपाषाण युग में, यानी कि थोड़ा मानव समझदार होता है और धीरे धीरे पहिए का आविष्कार कर लेता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने, ठीक है। किस नगर में स्थित है? तो याद रखेंगे औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखें इस चीज का। अजंता एलोरा की गुफाएं करीबन 29 गुफाएं हैं इनकी, है ना, और इसको जो है विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। और ये अजंता एलोरा की गुफाएं किसके रिलेटेड करती है? तो याद रखने बौद्ध धर्म से रिलेट करती है, ये बहुत बार पूछा गया है, बौद्ध धर्म से रिलेट करती है ना। और 1983 के टाइम में, 1983 के टाइम में इसको जो है विश्व क्या कहते हैं, धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे, है ना। और ये जो है एक नदी के बारे में पूछा जाता है कि अजंता एलोरा की गुफा किस नदी के पास में? तो आता है बागोरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है, याद रखें। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे राष्ट्रकूटों के द्वारा ये किया गया, है ना। ये भी कहां है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें करीबन 7 गुफाएं मानी जाती है एलिफेंटा में, है ना। इस गुफा में इसको कहते हैं कि जो पहाड़ी होता है उस क्षेत्र को काटकर मंदिर बनाया गया था, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है अर्धनारीश्वर मंदिर, सॉरी प्रतिमा, अर्धनारीश्वर प्रतिमा, ये सबसे ज्यादा इसमें है। क्या कहा जाता है कि अर्धनारीश्वर प्रतिमा कहां पाई जाती? तो महाराष्ट्र एलिफेंटा की गुफाओं में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? यानी कि काव्य शैली का रूपांतर कब होता है या हमारे सामने कब आती है? तो याद रखना रुद्र दमन के वक्त में मिलता है, या सॉरी रुद्र दमन अभिलेख के द्वारा इसको हम लोगों को प्राप्त मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को एक और चीज हम लोग कहा जा सकता है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्र दमन अभिलेख में मिलता है, ठीक है। ये जो शक से रिलेटेड है, शक जाति थी उससे रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और आता है, काफी बार आपने पढ़ा होगा, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख,
ठीक है। तो काव्य शैली का प्राचीन नमूना रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। रुद्र दमन द्वारा जो अभिलेख थे उनके द्वारा मिलता है। तो जिसमें आता है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जिसे हम लोग गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये भी बोला जाता है कि संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख कौन सा है, तो याद रखेंगे जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख को माना जाता है। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्र दमन के अभिलेख से मिलते हैं जो शक जाति से था, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका है गुफाओं के शैल चित्र, यानी कि पत्थरों पे चित्र बनाए गए थे, उकेरे गए थे, उनके लिए फेमस है। ओके, अब भीमबेटका के बारे में बात करूं तो है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश से रिलेट करता है, ठीक है। इसकी जो खोज है वो कही जाती है कि करीबन 1957 के वक्त में इसकी जो है खोज कर ली जाती है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित किया जाता है। वो अभी थोड़े टाइम पहले यानी कि 2003 के वक्त में इसको जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर के रूप में इसको घोषित किया जाता है, क्लियर। चलिए, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस तरफ से लिखी जाती थी और वापस इस तरफ से लिखी जाती, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से, यह है दाई बाईं की तरफ से लिखी जाती थी, वो आती है खरोष्टी, है ना, खरोष्टी। चलिए नेक्स्ट आता है, वास्को डी गामा भारत के जिस समुद्र रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया जाता है, तो कहता है केप ऑफ गुड होप, है ना। ये केप ऑफ गुड होप कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका का एक समुद्री तट है, बहुत कोना है, सबसे नीचे कोना है, वहां वो एक रास्ता आता है जो इंडिया की तरफ से आता है, उस समय जो खोज की गई थी, ठीक है। इसका जो नाम रखा गया उस रास्ता का रखा गया कैप ऑफ गुड होप, लेकिन ये एक्चुअली साउथ अफ्रीका का एक समुद्री कोना है लास्ट का, है ना, ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है। अब आप लोगों के जैसे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे वास्को डी गामा के रिलेटेड, तो मैंने पिछली क्लास में क्लियर कराया था, ये पुर्तगाली था। अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लेना, ये पुर्तगाली था, ठीक है। और ये भारत की खोज के लिए निकला था, और ये 1498 क्लियर कर देते हैं एक बार, सॉरी, ओके, 1498, वो भी कौन सी, 20 मई 1498 को कहां पहुंचता है, कालीकट के तट पर, जो कहां है, केरल कालीकट के तट पर ये पहुंचता है। और ये काफी बार ये पूछा जाता है किस जिले में आता है, तो आता है कोझिकोड जिले में आता है। ये कोझिकोड एक जिला था, उसमें कालीकट एक तट था केरल का, ठीक है, अभी जो है केरल राज्य है, वहां पर ये आता है 1498 के टाइम में, है ना, याद रखेंगे पुर्तगाली था। चलिए नेक्स्ट, भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था, तो याद रखेंगे रेड ड्रैगन। ये पहला जहाज था जो भारतीय तट पर पहले बार पहुंचा था, है ना, याद रखेंगे, है ना। कौन आता है इसमें, कैप्टन हॉकिंस के कुकर आते हैं, काफी लोगों को पता भी होगा हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस आता है रेड ड्रैगन नाम के इस जहाज पर सवार होके, और ये जो जहाज आता है 1608 के वक्त में यहां पर पहुंचता है। चलिए, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो कब भारत आया था, और यही व्यक्ति था जो मुगल सम्राट से जाकर बिजनेस करने का एक जरिया निकाला था। इन्होंने एक प्रमाण पत्र जारी करवाया था 1615, इसने बहुत मेहनत की तब जाके ये प्रमाण पत्र हाथ में ले पाया। तो सर टॉमस रो कब आता है, 1615, और कहते हैं कि कुछ टाइम बाद में 1618 तक जाते जाते ये प्रमाण पत्र भी ले लेता है। चलिए, कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की थी, तो कलकत्ता की स्थापना 1690, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, चलिए कोई नहीं। कलकत्ता की स्थापना 1690 के टाइम जॉब चारनॉक के द्वारा की जाती है, ठीक है। कलकत्ता की स्थापना, है ना, तो कलकत्ता की बात करता हूं तो ये उस समय पश्चिम बंगाल जो अभी है, ठीक है, बंगाल में एक कलकत्ता दूसरा शहर बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ताकि वो इस शहर को अपनी जो है राजधानी बना सके, अच्छे से जो है इसमें वर्क कर सके, इसलिए उन्होंने
1690 के वक्त में इसको बनाने के लिए दिया जाता है। जॉब चार्नोक के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो यूरोपियन था और प्रथम बार निर्वाचित भी किया गया? तो आता है जॉर्ज यूले। क्या नाम था? जॉर्ज यूले। ठीक है, और ये अधिवेशन कब का था? काफी बार पूछा जाता है। तो 1880 के वक्त में की बात है। उसमें एक अधिवेशन हो रहा था इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे, इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जिसका नाम है जॉर्ज यूले। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी पहली बार और लास्ट बार किस अधिवेशन में गए थे? तो याद रखेंगे, बेलगांव अधिवेशन 1924 के वक्त में ये वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अध्यक्षता की थी पहली बार और लास्ट बार। शारदा अधिनियम बहुत अच्छा है। शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? तो जो लड़कों की आयु रखी गई 18 साल, लड़कियों की रखी गई 14 साल। इन दोनों की शादी का ये रखा गया था, है ना। और जब भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, जो बाल विवाह है वो रोका गया था शारदा अधिनियम के एक्ट के तहत। जो है बाल विवाह को रोकने का इनका काम था। इनका शारदा का जो नाम आता है ना, वो आता है हरबिलास शारदा। हरबिलास शारदा इनका पूरा नाम आता है, इसी वजह से इसको शारदा अधिनियम कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोशिश की थी 1628 के वक्त में क्या किया जाए कि बाल विवाह को रोका जाए। बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे, याद रखेंगे, है ना। पूर्णतः रोकने के लिए इन्होंने काम किया था। और ये जो शारदा अधिनियम है वो देश में कब लागू होता है? ये 1 से 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, है वो भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 अप्रैल जो है 1930 के वक्त में पूरे देश में लागू किया गया कि बाल विवाह नहीं होगा। शारदा अधिनियम लगा दिया गया है 1 अप्रैल 1930 के वक्त में। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 की क्रांति की बात की जा रही है। उस समय जो गवर्नर जनरल था उसके बारे में बात की जा रही है, तो उनका नाम आता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? तो वो डेट आती 21 अक्टूबर 1943। यानी कहा जाता, सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि अब अंग्रेजों की नहीं चलेगी, अब हम लोग खुद का शासन करेंगे। तो अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट आता है गांधी इरविन समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम पूछने लायक है। इसमें गांधी इरविन समझौता की अगर बात करूं तो ये दूसरे गोलमेज के टाइम में हुआ था, 5 मार्च 1931 के टाइम में, 1931 के टाइम में। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उस वक्त में। तो अब यहां पर आता गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहा था? तो वो आता एलन कैंपबेल जॉनसन ने क्या बोला था कि महात्मा गांधी वहां पे पहुंचे हैं ना समझौते में, तो उनको सांत्वना मिल रही है, उनके जो भी प्रॉफिट है उसमें सिर्फ सांत्वना मिल रही है उनको। चलिए, इंडियन ओलंपियन पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, तो वो आते हैं, ओपिनियन थे। ओके, हाँ गलत पढ़ लिया मैंने, सॉरी। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे? तो उनके नाम आता है मनसुख लाल नजर। ठीक है, इनके द्वारा जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली गई। कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका की, है ना। गांधी जी इसकी हेल्प करते हैं, लेकिन जो प्रथम संपादक होते हैं वो होते हैं मनसुख लाल नजर, है ना। ये घटना है 1904 की, 1904 की घटना है। सर्वप्रथम बार कब कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 के वक्त में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ओके सॉरी, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे उस वक्त। ओके, चलिए नेक्स्ट, कांकोरी केस। कांकोरी का जो है रेल जो लूट ली जाती है, ठीक है, वो उस केस की बात की जा रही है, 1925 की घटना।
के अभियुक्तों को बचाने के लिए, यानी कि वहां पे जितने भी पकड़े गए थे, ठीक है, तो उनके जो अभियुक्त उनको बचाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आते गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा ये किया गया ताकि इन लोगों को बचाया जा सके, है ना। बहुत सारे लोग थे, बिस्मिल वगैरह, ठीक है, रोशन वगैरह, ये सारे जो लोग थे उससे संबंधित आते हैं, कांकोरी केस से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा, किसने लिखी थी, तो याद रखेंगे रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, एक आदमी जिसने इंडिया को डिवाइड किया था, ये किताब है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के वक्त को जो है महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा माना है, वो आता है एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। जो कराची का अधिवेशन होता है उस समय गांधी जी की जो है बहुत पावरफुल, कहते हैं ना, उसमें होता है, क्या कहते हैं, काफी हद तक जो है कांग्रेस को वो हिला सकते थे उस समय। सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा बोला जाता है कि उनकी लोकप्रियता की पराकाष्ठा थी, यानी कि महात्मा गांधी उस वक्त कुछ भी कर सकते थे कांग्रेस के टाइम में। अब बात आती है कि कराची अधिवेशन के उस समय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला, नेक्स्ट आता है तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना की सूचना किसके द्वारा दी जाती है, ये वही चोरी चोरा घटना है जो असहयोग आंदोलन को बंद करवा दिया जाता है। अब अगर असहयोग आंदोलन की बात कर ही लिए तो याद रखेंगे ये जो घटना है, चोरी चोरा नाम की एक जगह है, वो है गोरखपुर में, गोरखपुर में जगह है। और ये जो घटना होती है वो होती है 5 फेब यानी कि 5 फरवरी 1922 के वक्त में ये घटना होती है, जिसके बाद में महात्मा गांधी ये डिसाइड करते हैं कि अब असहयोग आंदोलन नहीं चलने वाला। अगर ये असहयोग आंदोलन चल जाता तो पहले ही अंग्रेज चले जाते। तो ये घटना की जानकारी देते हैं दशरथ प्रसाद द्विवेदी, इनके दिमाग में खुजली होती है और जाके महात्मा गांधी जी को बोल देते हैं अगर कुछ दिन और असहयोग आंदोलन चलता तो भारत पहले आजाद हो जाता, है ना, ऐसा माना जाता है वैसे। चलिए अगला पॉइंट उठाते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक राष्ट्र के रूप में कहा था, यानी कि उसने बोल दिया था, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि जो मुस्लिम लीग है उसको हम लोग एक राष्ट्र के रूप में देखेंगे। तो ये कब हुआ है, वो होता है लाहौर अधिवेशन के वक्त में। कह रहे हैं कि हमें तो एक अलग सा राष्ट्र चाहिए, तो लाहौर अधिवेशन होता है 1940 के वक्त में, और ये उस समय अपनी घोषणा कर देते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण को अंग्रेजी में किसने पढ़ा था, ठीक है, चलो, वो आता है शरत चंद्र बोस। त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है उस समय जो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, पीछे भी सुभाष चंद्र बोस थे ना, हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये अध्यक्षता की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, जो एमपी में है, ऑब्वियसली एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये जो अधिवेशन होता है वो होता है 1939 में, 1939 के वक्त में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बंगाल में सर्वप्रथम समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट प्रारंभ किया जाता है, ठीक है, वो किया जाता है S.A. डांगे के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। क्लियर। ये किताब होती है द सोशलिस्ट, एक होता है द सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऐसा कुछ नाम होता है, जिसके भगत सिंह वहां के अध्यक्ष भी होते हैं, है ना, उनके द्वारा भी उस संघ का शुरुआत की जाती है। कभी आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। किसने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं तथा राजा एवं राजकुमारों पे मेरा कोई विश्वास नहीं, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि अब वो उनके ऊपर शासन नहीं चलेगा, या हमारे यहाँ पर भारत में हम लोग क्या करेंगे, समाजवादी या गणतंत्रता स्थापित करेंगे। तो अब हम लोग राजा और राजकुमार के ऊपर हमारा विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को सारी चीजें सौंप दी, ठीक है। तो ये बात कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही जाती है। चलिए नेक्स्ट, हीराकुंड बांध बहुत जरूरी है क्योंकि इस बात के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हीराकुंड पहला क्वेश्चन बनता है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेंगे महानदी पर, महानदी पर स्थित है। कहां पर है महानदी, आप लोगों को पता है क्या,
अच्छा मैं बता देता हूँ ना, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में, ठीक है। और ये जो है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित एक झील है, हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी के महानदी पे। इसको संसार का सबसे बड़ा बांध भी इसके ऊपर कहा जाता है, ये सबसे लंबा और बड़ा बांध था एक टाइम में, हीराकुंड बांध, ये ध्यान रखेंगे इस बारे में, है ना। अगर बात की जाए कि ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं बता देता हूँ, 1948 में इसके काम शुरू हुआ था, काम करने के लिए स्टार्ट किया गया था और करीबन 1953 तक इसका काम चला था और कंप्लीट हो गया था, है ना। हीराकुंड बांध कहाँ, ओडिशा में, ये याद रख लेना कि उड़ीसा में है ना, महानदी के नदी पर इसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में सब जानते हैं ना, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1961 के वक्त में इसकी स्थापना की जाती है, कहां, दिल्ली, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर का नाम आता है ऋषभदेव, है ना, ये सब कोई जानता है। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब घोषित किया, 24 जनवरी 1950, और 26 जनवरी को सबको पता है ना, अभी तो बताया था। चलिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया, तो याद रखेंगे 86वां जो भी ये संशोधन होता, संविधान का संशोधन, उसमें ये बोला गया 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे उनके शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। लास्ट कुछ पॉइंट बचे हैं, अब 100 में से 5 और पॉइंट बचे हैं, 95 कर चुके हैं। चलिए इनको भी क्लियर करते हैं। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, वो आता संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत, इसको याद कर लेना, ये एक मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया, क्लियर। चलिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है, तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो याद रखना उसका एक द्वीप का नाम है बैरन द्वीप, वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में स्थित है, क्लियर। चलिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद है जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है, इसको आगे सही ढंग से क्रियान्वित करने का काम करता है। इसकी स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 के वक्त में, क्लियर। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसको शुरू किया जाता है ना, शिक्षा मंत्री के तौर पे इनको देखा जाता है ना, 1952 की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले ये समाचार पत्र निकाल दिया था, अल हिलाल समाचार पत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, वो आता है 1916 के वक्त में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है, ठीक है, 1916 के वक्त में, है ना। डेट की अगर बात की कभी पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी देख लेना, 19 दिसंबर 1916 के वक्त में इन दोनों के बीच में होता है एक समझौता, ठीक है, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। उस समय 1916 की बात कर रहा हूं, उस समय जो है वायसराय होते हैं, वो उनका नाम होता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, क्लियर। तो यहां तक हम लोगों ने कितने कर लिए क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने करीबन 100 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इस तरह से हमने काफी रिलेट करते हुए क्वेश्चन सारे देख लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ये बता देता हूं कि ये जो है 1 लाइनर क्वेश्चन थे, उसके अलावा हम लोग जो है मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। मेगा टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन के द्वारा कुछ अलग यूनिक करे हुए क्वेश्चन आप लोगों को देंगे। वो मेगा टेस्ट में ही आप लोगों को अवेलेबल होगा, जिसमें राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर्स एंड साइकोलॉजी, ये सारा फर्स्ट पेपर में आप लोगों को क्लियर होगा, ध्यान रखना, है ना। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट संडे होगा उस समय हम लोग आपको ये प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। नेक्स्ट संडे तक आप लोगों को जो है सारी चीजें प्रोवाइड करवा दें। रही बात करंट अफेयर्स की, जो करंट अफेयर्स का जो सिनेरियो ये है कि उसके अभी जो है अप्रैल मंथ
ठीक है, मई, जून एंड जुलाई, इनकी करंट अफेयर्स बच चुकी हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग जल्दी से इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद में आप लोग जो है मेगा टेस्ट को आराम से दे सकते हैं, अपने स्कोर कर सकते हैं, ताकि उसमें करीबन 10 से 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे, इंडिया जीके के भी 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे को जो है आपका मेगा टेस्ट रखा जाएगा, फर्स्ट पेपर का भी, फर्स्ट पेपर का जो है मेगा टेस्ट रखा जाएगा, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखें। ओके, और भी अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक नंबर दिया गया है आप लोगों को, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है, उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों के ऊपर यही है कि आप लोग जो है कोर्स अवेलेबल हो गया, और आप लोगों की काफ़ी जो है फर्स्ट जो सेकंड पेपर है उसके सारे काफ़ी आप लोगों को सिलेबस करवा दिया है, और अब आप लोग जो है टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ओसाई फॉर लाइब्रेरी साइंस में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, और उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही आप अपनी जो है लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।